नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। किसान आंदोलन देश में एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ में स्वराज इंडिया के संस्थापक और जय किसान आंदोलन को चला रहे योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार फिर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर इस बार धरना है, 200 लोगों के साथ धरना है। पिछला आंदोलन हुआ जिसमें दावा किया गया कि लाखों लोग साथ में थे, तब कुछ नहीं हुआ, तो इन 200 लोगों के साथ में क्या हुआ? विशाल जी, मैं एक दो बात स्पष्ट कर दूं। एक तो ये कि किसान तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल जो हुआ कि वो खबर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई, तो कभी हम टीवी की सुर्खी पे आ जाते हैं, कभी उससे उतर जाते हैं। आंदोलन बदस्तूर चलता रहता है। तमाम दिल्ली के जो मोर्चे हैं वो कायम हैं, लगातार वहां पे प्रदर्शन, धरना, आंदोलन चलता रहा है। और उसके बाहर जो गांव में, जहां हमारा अभी दिल्ली में तो हमारा शामियाना है, खूंटे तो हमारे गांव में गड़े हुए हैं, वहां पे पहले से भी ज्यादा मजबूत है, तो आंदोलन है। दूसरा, आपने पूछा कि जो लाखों लोगों से नहीं हो पाया, क्या 200 लोगों से होगा? मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो अंततः तो सरकार की हठधर्मिता का मामला है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये 200 लोग क्यों। हमने जो कल से शुरू किया है संसद मार्च, और तय किया है कि केवल चुनिंदा 200 किसान रोज जाएंगे संसद के सामने, वहां पे अपनी किसान संसद का आयोजन करेंगे। वहां संसद का काम पूरा होगा और हम भी अपने घर वापस आ जाएंगे। अगले दिन नए 200 लोग जाएंगे। हमने तय किया था 200, सरकार ने कोई तय नहीं किया था। हमने कहा था केवल 200 लोग जाएंगे। हमने तय किया कि सब लोग केवल एक सिंगो बॉर्डर से जाएंगे, चारों दिशाओं से लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी किस्म की शरारत करने वाले, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करने वाले, चाहे जिसको सरकारी प्रश्रय हो, उसको कोई मौका न मिले। तो हमने तय किया था कि ऐसा कुछ ना हो। कल इतनी पुलिस दिल्ली में लगी हुई थी मानो दिल्ली में कोई आतंकवादी घुस आए हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमने जैसा कहा था, अनुशासित, शांति प्रिय तरीके से। तो 6 महीने के बाद किसानों ने दिल्ली के दिल में पहुंच के दस्तक दी, दमदार दस्तक दी, बिल्कुल शांति प्रिय लोकतांत्रिक तरीके से गए और वापस आ गए। क्योंकि किसान आंदोलन पे जो तमाम किस्म की तोहमत लगती रहती है, उसका जवाब देना चाहते थे, और उसकी शुरुआत हमने कल कर दी है। जब ये पूरा 200 लोगों को अनुमति देने का पूरा कार्यक्रम बना, सवाल वहीं पे पैदा हुआ कि क्या पहले जो आंदोलन है वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हुआ उस रूप में, जो लाल किले तक लोग पहुंच गए और वहां पे योगेंद्र यादव को भी कहना पड़ा कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। अनऑर्गेनाइज नहीं, मैं इसे कहूंगा स्वतः स्फूर्त। हमने 26 जनवरी का जो कॉल दिया था, हमने सोचा था हजारों लोग आएंगे, लेकिन इतना ज्यादा रेस्पॉन्स था, लाखों लोग आए, हम तो रोकने का कोई तरीका नहीं था। और हमने उससे एक सबक लिया कि ये उत्साह, ये ऊर्जा बहुत जरूरी है आंदोलन के लिए। लेकिन जब तक आप ऊर्जा को चैनलाइज नहीं करते, उससे बिजली पैदा नहीं होती, उससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। चाहे डिस्ट्रक्शन करने वाले 2 लोग रहे हों, 5 लोग रहे हों, 1% रहे हों। याद रखिए, 26 जनवरी की हम जिक्र कर रहे हैं, तो 26 जनवरी 2020 देश में 21 इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि ये वो दिन था जबकि साधारण नागरिक, इस देश के किसान लाखों की संख्या में तिरंगे लेके इस दिल्ली शहर में पहुंचे। उन तिरंगों को मत भूल जाइए, वो था। लेकिन हमें ये भी सीखने को मिला कि 10, 20, 50 लोग सरकार के इशारे पे इस तरह के काम कर सकते हैं जो कि पूरे आंदोलन पे को बदनाम कर सकते हैं। इसलिए हमने इस बार कहा कि हम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से कंट्रोल करके, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना, बिल्कुल कंट्रोल्ड रिएक्शन, हम उस कंट्रोल तरीके से करेंगे। और उसका असर भी हो रहा है, हम देख रहे हैं, अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। आंदोलन है, नई तरह का आंदोलन है, अनूठा आंदोलन है। और इस बार जो हम गए संसद के सामने, उसके 3 उद्देश्य लेके गए हैं। पहला, वो मुद्दा जिसका पूरी दुनिया की सांसदों में जिक्र हो रहा है। भारत के किसान आंदोलन के बारे में चर्चा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हो चुकी है, न्यूजीलैंड में हो चुकी है, कनाडा में हो चुकी है, भारत की पार्लियामेंट में नहीं हुई। तो हम गए कि भाई चलिए इस पे भी थोड़ी चर्चा भारत की पार्लियामेंट में हो जाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि पिछले 8 महीनों से सरकार कह रही है ये किसानों को पता नहीं क्या ऐतराज है, हमें बताते नहीं। अब विज्ञान भवन के अंदर तो हमने पूरा बता दिया था, लेकिन वहां मीटिंग
इसलिए हमने कहा अब हम सार्वजनिक तरीके से बता देते हैं कि भाई क्या क्या ऐतराज है। और तीसरा, हमने पहली बार एक वोटर्स व्हिप लागू किया है। देश के इतिहास में पहली बार, पार्टियां तो व्हिप लागू करती रही हैं, ये वोटर्स व्हिप जारी हुआ है। वोटर ने कहा है पार्टी की व्हिप से ऊपर हमारा व्हिप है, और हम कहते हैं कि आप केवल और केवल किसान आंदोलन पे लोकसभा में चर्चा करेंगे, तो उसकी निगरानी करना भी हमारा फर्ज बनता है। वो निगरानी करने भी गए थे। ये जोगेन जी, जी आपने कहा कि देश विदेशों में, खासतौर से विदेशों के अंदर भी इस पे चर्चा हो रही है भारत के किसान आंदोलन की, और इसी को लेकर ही तो सत्ताधारी पार्टी खासतौर से आक्रामक है। वो कह रही है कि टूल किट और तमाम ऐसी साजिशें हो रही हैं भारत के इश्यूज के अंदर, भारत के आंतरिक मामलों में एक तरह से दखल देने के लिए, भारत की समस्याओं को देश के अंदर इस रूप में बताना कि सरकार है वो विफल रही है, उसको साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। जिसको आप उपलब्धि कह रहे हैं उसको वो साजिश मान रहे हैं। आजकल मुझे लगता है देश के खिलाफ साजिशें बहुत बढ़ गई हैं, और ये हमें सोचना चाहिए 2014 के बाद से देश के खिलाफ साजिशें इतनी बढ़ क्यों गई हैं। देश में दमदार प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रवाद का नारा गूंजा, और उसी दिन से देश के खिलाफ साजिशें पहले से बढ़ गई। देशद्रोह के मुकदमे इस देश में बढ़ गए, देश के खिलाफ साजिशें बढ़ गई। सन 1962 के बाद पहली बार चीन ने इतने बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। तो जरा हमें भी सोचना चाहिए कि देश के खिलाफ साजिशें क्या। और आपको तो याद होगा भाई, ये इंदिरा गांधी के जमाने में भी यही हुआ करता था, विदेशी हाथ अचानक आ जाता था हर चीज के अंदर। मैं समझता हूँ जिस सत्ताधारी के पास प्रश्नों का जवाब नहीं होता, वो इसी तरह के बहाने लगाया करता है, विदेशी हाथ। कहीं किसान आंदोलन नहीं गया था कनाडा की पार्लियामेंट के पास कि कृपया आप हमारा मुद्दा उठाइए, हमने एक बार किसी से नहीं बोला। सारी दुनिया जिस चीज पे बात करती है और आप बात नहीं करते, तो क्या बहाना लगाएंगे। अब आप, मैं दूसरा मिसाल देता हूँ, किसान आंदोलन छोड़ जाइए, देश में कितने लोग दूसरी कोरोना महामारी से मरे, इसके बारे में भारतीय मीडिया को छोड़ के पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा है। जैसे इथियोपिया के बारे में एक जमाने में चर्चा होती थी, अब सवाल, बहस ये चल रही है क्या 20 लाख लोग मरे, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख। अब इस पे यदि भारत सरकार चुप रहेगी और कहेगी हाय हाय विदेशी हमला, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, आप देश को एक मजाक का विषय बना देंगे। जब अफ्रीका के किसी देश में लाखों लोगों की हत्या होती है और वहां का शासक खड़े होकर कहता है कि ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है, आप उस पर हंसते हैं, कहते हैं देखिए पागलपना क्या कर रहा है। उस देश की इज्जत आपकी आंख में कम होती है, बढ़ती नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी हैं और इस देश की इज्जत के प्रति सतर्क हैं, वो इज्जत दूसरों के चुप होने से नहीं बढ़ती, आपका अपना काम बेहतर हो इससे बढ़ती है। योगेन जी, कुछ तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश, और एक है वो चर्चा ये भी होती है कि किसान आंदोलन के अंदर इस आंदोलन को लंबा खींचा जाए किस रूप में, ताकि योगेंद्र यादव, टिकैत, अन्य जो लोग हैं उनकी राजनीतिक जमीन है वो तैयार। ये आरोपी है, और आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद योगेंद्र यादव है अपनी राजनीतिक जमीन है वो खोज रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन को लंबा कैसे खींचा जाए, बातचीत करने के बजाय किस तरह से हंगामा ज्यादा हो, बातें ज्यादा हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। इन आरोपों पे क्या किया? सरकार के पास बड़ा साधारण तरीका है इस सारे आरोप को खत्म करने का। कल किसानों की बात मान लें, किसान आंदोलन की जो एक मांग पहले दिन से है वो बदली नहीं है। पहले दिन से किसान आंदोलन की एक साधारण सी मांग है कि ये जो सौगात आप जबरदस्ती मेरे सर पे डाल रहे हैं, इस सौगात को आप वापस ले लो, तो बहुत बुरी बात नहीं है ना। कल को आप मुझे, मैं आपको कहूँ विशाल जी मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, आपको नहीं योगेन जी जरूरत नहीं है, मैं कह सकता हूँ देखिए ना कितनी अच्छी, आप ले लीजिए ना, आपके नहीं योगेन जी बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं कहूँ लेनी तो पड़ेगी, मैं आया हूँ, मैं ऐसे क्या मामला है। तो किसान यही तो कह रहा है। आप अगर उसमें हाथ जोड़ के कहीं नहीं योगेन जी माफ कीजिए मुझे नहीं लेनी आपकी गिफ्ट, बस किसान इतना कह रहा है। नहीं, सरकार वो कह रहे किसान, आप वो सरकार कह रही कि किसान तो हमारे साथ हैं, किसानों के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, हमारी पार्टी के सांसद हैं। दरअसल किसानों के प्रतिनिधि तो वो हैं। ये योगेंद्र यादव, आपके टिकैत से राकेश टिकैत हैं, वो कब से जनप्रतिनिधि हो गए, किसानों की नुमाइंदगी वो क्यों कर? दोनों बात मैं बता देता हूँ, पिछली बात पूरी कर लूँ। सरकार के पास कितना आसान तरीका है, सरकार कहे ठीक है ये गिफ्ट थी हम वापस ले रहे हैं, और उसके अगले दिन अगर योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत फिर मोर्चा निकालें कि नहीं 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 इससे बात नहीं बनी, ये तो हम अब एक नई मांग लेके आए हैं क्योंकि हमें सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ करना है, तब आप पलट के कहिए देखिए लोग तो राजनीति कर रहे हैं, है ना। तो सरकार के पास कितना अच्छा तरीका है हमारा मुंह बंद करने का।
हम तो हर रोज हाथ जोड़ के कहते हैं आप ये कर दीजिए, कर लेना, एक बार देख लेना, परीक्षा हो जाए। दूसरा, आपने कहा कि सच्चे प्रतिनिधि तो एमएलए एमपी हैं। इन बेचारे एमएलए एमपी की आप स्थिति देख लीजिए यहाँ हरियाणा में। आप थोड़ा अभी हैदराबाद में बैठे हैं, लेकिन आपके राजस्थान में रूट्स हैं, जरा फोन करके पता करवाइए कि इन एमएलए बेचारों की हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में इनकी क्या स्थिति है। मैं आपको एक छोटा नमूना बता देता हूँ। बीजेपी के एक एमपी हैं यहाँ के, और मंत्री रह चुके हैं। उनके घर कोई किसान अपनी शादी का कार्ड दे आया। वापस आने पे उसकी पंचायत ने कहा इनका तो बायकॉट किया है, इनके घर तो शादी का कार्ड क्यों दे के आया। तो वो किसान मंत्री जी के घर गया और कहा कि मेरा शादी का कार्ड आप वापस कर दो। ये स्थिति है इनकी। स्थिति ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 40 किलोमीटर चंडीगढ़ से दूर मोरनी हिल्स है, वहां जाते हैं हेलीकॉप्टर से, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं कि सड़क से चले जाएं, क्योंकि लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। तो इस एमएलए एमपी अगर जनता के प्रतिनिधि हैं, होने चाहिए, तो जनता के बीच में आए, जनता को मना लें। हजारों लाखों किसान हमारे साथ आने छोड़ देंगे। अकेले बैठ के राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और ये बाकी पंजाब के नेता राजेवाल जी, हम क्या कर लेंगे। जनता चली जाएगी। हमें अगर राजनीति करनी और हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है, हम अकेले पड़ जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ। जिस आंदोलन के बारे में लोगों ने सोचा था 7 दिन नहीं टिकेंगे, वो अब 8 महीने पूरे करने वाला है। ये 8 महीने से जो लोग बैठे हैं, पागल हैं, बेवकूफ हैं, इनको कोई हमने दवा दे रखी है, कोई नशा दे रखा है, और ये जो गांव-गांव में पंचायतें इसके पक्ष में हो रही हैं, वो सब कौन है। ये मेरा अनुरोध होगा कि किसानों को पागल, बेवकूफ, बच्चा मानने की जो प्रवृत्ति है वो छोड़ दी जाए। लेकिन योगेश जी, इसमें भी सच्चाई नहीं है क्या कि जिन जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी, तमाम जगहों का, उसके अलावा इन 6 महीनों में, 7 महीनों में किसान आंदोलन अपना दायरा उस रूप में कहीं बढ़ाता दिखा नहीं। दक्षिण भारत है उस रूप में नहीं जुड़ा है, पूर्वी भारत उस रूप में नहीं जुड़ा है, पश्चिमी भारत उस रूप में नहीं जुड़ा है। ये केवल एक दिल्ली के इर्द गिर्द, एनसीआर के इर्द गिर्द जो आपका प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें योगेंद्र यादव है, टिकैत है, पंजाब के जो नेता हैं, और पंजाब के नेता, उसके उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा जो चुनावी राजनीति है, लेकिन ये प्रभाव क्षेत्र नहीं बढ़ा है। और आप कह रहे हैं देश भर के किसानों की आवाज है। ये चीज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक चूक रही है आंदोलन की रणनीति बनाने में? आप अगर ये कह रहे हैं कि आंदोलन पूरे देश में बराबर रूप से सघन नहीं है, मैं एकदम आपकी बात मान लेता हूं। आप कृपया मुझे इतिहास में दूसरा किसान आंदोलन दिखाइए पिछले 200 वर्ष में। कोई एक किसान आंदोलन बता दीजिए जो पूरे देश के अंदर बराबर रूप से सघन रहा हो। ये तो राष्ट्रीय आंदोलन भी नहीं रहा, किसान आंदोलन तो छोड़ दीजिए। लेकिन आंदोलन की प्रवृत्ति ये होती है कि वो कभी भी बराबर रूप से सघन पूरे देश में नहीं होता है, पहली बात। नंबर 2, ये कहना कि विस्तार नहीं हुआ, ये एकदम गलत होगा। शुरू में केवल पंजाब का आंदोलन था, याद है आपको, जब आए ये सिर्फ पंजाबी हैं जी, छोड़ दो। बाद में कहना शुरू किया नहीं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के हैं, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड का तराई वाला इलाका, विस्तार हुआ है। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस विस्तार के बावजूद क्या हम अखिल भारतीय बने हैं, हर जगह पे बराबर नहीं। लेकिन ये कहना कि बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा, मैं, आपने क्योंकि दक्षिण भारत का नाम लिया, मैं कर्नाटका की बात बताता हूँ। कर्नाटका में जब देश में 1 दिन का बंद किया हमने, जैसे ही ये कानून आए, कर्नाटका में 1 नहीं 2 दिन का बंद हुआ है। कर्नाटका में किसान संगठनों ने जितना सघन काम किया, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि कर्नाटका के संगठनों से भी मैं बहुत परिचित हूँ। मेरा अपना संगठन वहाँ बहुत बड़ा संगठन है, कर्नाटका राज्य रेस संघ के नाम से हम वहाँ काम करते हैं। वहां पे कर्नाटका में जितना सघन काम हुआ है, दिक्कत ये है उसकी रिपोर्टिंग केवल कन्नड़ा के अखबारों में होती है, वो दिल्ली तक आते आते नॉन न्यूज बन जाती है। तो ये नहीं, जब हमने कोई राष्ट्रव्यापी कॉल दिया है, राष्ट्रव्यापी कॉल कम से कम 18-20 राज्यों में हुआ है। मैं लेटेस्ट आपको उदाहरण बताता हूँ। हमने 26 तारीख, पिछले महीने की 26 तारीख को कहा था गवर्नर हाउस के बाहर किसान जाके प्रोटेस्ट करेंगे, अपना रोष पत्र देंगे। वो काम 22 राज्यों में हुआ, 22 राज्यों में। तो आपकी बात को सर माथे पे रखते हुए कि हाँ बराबर हम नहीं हैं, लेकिन ये ना कह दीजिए कि इसके बाहर हम शून्य हैं। और ये और बता दूं,
जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब उड़ीसा के किसान को भी समझ आ रहा है कि नहीं, हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है किसानों के साथ। और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर क्या हो रहा है, ये आने वाले कुछ हफ्तों में आप देखिए। सरकार है वो कह रही है 1 लाख करोड़ हमने मंडियों के लिए दे दिए, तो एक तरह से हम ये इस बात की गारंटी हो गई कि हम मंडियों को खत्म नहीं करने जा रहे हैं। तो किसान नेता जिस रूप में पूरे देश भर में बात कर रहे थे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और प्राइवेटाइजेशन उस रूप में पूरा लागू करने के मूड में है सरकार, ये जो घोषणा है उसको एक तरह से वो अपने सामने रख रहे हैं लोगों के सामने। देखिए हकीकत ये थी, क्या कहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा विशाल जी, आपने जिक्र कर दिया। मैं सोच रहा था कि ये बात इंटरव्यू में आएगी या नहीं आएगी। देखिए सरकार का क्या प्रचार तंत्र है। आप जैसे गंभीर जर्नलिस्ट को भी 2 मिनट के लिए उन्होंने फंसा दिया। क्या आपने कहा सरकार की नई घोषणा? पहली बात, ये कतई नई घोषणा नहीं है। इस फंड की घोषणा 2019 के बजट में की गई। हैरान हुए ना आप? दूसरी बात, नहीं, कैबिनेट के अंदर अप्रूवल मिला ना सर इसको? नहीं सर, ये कैबिनेट के अप्रूवल के बाद बजट भाषण दिया जाता है। बजट भाषण की घोषणा सरकार की घोषणा है। ये जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने 2019 को जब चुनाव के बाद अपना स्पेशल बजट उन्होंने रखा था, उसमें पहली बार घोषणा हुई थी। तब भी 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी, तब भी तालियां पिटवा ली थी। इस सरकार का ये है कि एक ही बार एक ही चीज के ऊपर 3 बार लड्डू खिलाती है और खाती है। पहली बात, ये घोषणा पहले हो चुकी है। नंबर 2, इस घोषणा के दायरे में मंडी को लाना, ये घोषणा भी अब नहीं हुई है। ये घोषणा भी इस साल 2021 के बजट में निर्मला सीतारमण जी कर चुकी। बिल्कुल बासी खबर है जो आपको न्यूज के नाम पे पिलाई जा रही है। नंबर 3, ये फंड है ही नहीं। ये फंड नहीं है विशाल भाई। सरकार अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगा रही, ये केवल लोन है। ये लोन का टारगेट है। सरकार ने कहा है कि एग्रीकल्चर के लिए सस्ती दर के ऊपर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपया सरकार अपनी जेब से नहीं लगा रही है। पता है उसके लिए बजट में कितना पैसा इन्होंने रखा है? सिर्फ 900 करोड़ रुपया। 900 करोड़ रुपया अपनी जेब से लगा रहे हैं और 1 लाख करोड़ रुपया का ढिंढोरा पीट रहे हैं। और चौथी और आखिरी बात बता दूं, ये ना मंडी के लिए है ना किसानों के लिए है। इसमें किसान को एक धेला नहीं मिलेगा। ये एग्रीकल्चर एग्रीगेटर्स के लिए इनिशियली आया था। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स और एग्रीगेटर्स। एंटरप्रेन्योर और एग्रीगेटर कौन है सर? इस देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एग्रीगेटर जो व्यक्ति है, उसका नाम है गौतम अडानी। इस देश के कॉर्पोरेट सेक्टर, ये बहुत पुराना स्कैंडल है कि किसान के नाम पे लोन दिया जाता है और उसे बंबई की कंपनियां ले लेती हैं। तो ये वही खेल है मेरे भाई। इसका किसानों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ट्वीक किया गया है फरवरी के महीने में कि इस लोन में एपीएमसी भी अगर लोन लेना चाहे तो वो भी एलिजिबल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए, प्रोपेगेंडा की इंतहा देखिए। क्या प्रोपेगेंडा? मंडियों को 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया और रियलिटी क्या है मैंने आपको बता दी। ना मंडियों को मिला, ना फंड सरकार ने दिया। लोन है, लोन को एक ग्रांट की तरह पेश किया जा रहा है और लोन भी मंडियों को नहीं मिलेगा। उसका छोटा हिस्सा अगले साल तक रिकॉर्ड आ जाएगा। अब तक उस 1 लाख करोड़ के दावे में से केवल 4000 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन हुए हैं और उसमें से मंडियों को तो अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। योगेन जी, चूंकि बाकी आपके किसान नेता प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज में आंदोलन की आवाज वो थोड़ी भारी लगती है, वो ज्यादा लगती है। वो कह रहे हैं कि सरकार कानून वापस ले, तमाम चीजें ले। लेकिन आपका दर्शक वर्ग है वो बिल्कुल अलग है। आपके जरिए हम बिंदुवार समझना चाहेंगे कि कौन से ऐसे पेज हैं, एक बार फिर देश की जनता के सामने आप ईटी भारत के जरिए रख सकते हैं कि कौन से ऐसे पेज हैं जिसको आपको लगता है कि कानून के अंदर ये सबसे बड़ी बाधा है, किसानों के हित में, किसानों के विरुद्ध में ये तमाम चीजें हो रही हैं और इनको हटाने की जरूरत है। क्योंकि सरकार और चाहे सरकार के मंत्री हों चाहे किसानों के कुछ प्रतिनिधि हों, कानून वापस होगा, सरकार कह रही नहीं होगा और आंदोलन चल रहा है। समाधान का रास्ता क्या? विशाल भाई, इसमें पिछले 8 महीनों में कितनी बार ये बात हम दोहरा चुके हैं, बिंदुवार दोहरा चुके हैं, क्लॉज बाय क्लॉज। मैंने तो एक छोटी सी पुस्तिका भी लिख दी है, किसान आंदोलन का गुटका, जिसमें एक लॉ की समरी और उसमें क्या क्या दिक्कत है और क्या होना चाहिए। मैं वो सब तो नहीं कहूंगा। ये 3 कानून है, इसका बड़ा साधारण नाम मैं बता देता हूँ। पहला कानून है एपीएमसी के बारे में। उसका इतना लंबा नाम है कि खुद मंत्री जी नहीं बता सकते।
उसका साधारण नाम होना चाहिए मंडी तोड़ो कानून। वो कानून मोटे तौर पे कहता है कि जो सरकारी मंडी है उसके बाहर एक प्राइवेट मंडी हो। सरकारी मंडी में फीस लगेगी, लाइसेंस की जरूरत है, सरकारी मंडी में आपको कमीशन देना पड़ेगा। बाहर की मंडी में कुछ नहीं होगा। जाहिर है कोई पागल आदमी है फिर सरकारी मंडी में आके बेचेगा, और ये चलेगा तो 2-3 साल में सरकारी मंडी बैठ जाएगी। और सरकारी मंडी बैठ गई, ऐसा नहीं कि सरकारी मंडी को बहुत अच्छा काम कर रही है, हम तो सालों से उसकी इंप्रूवमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये एक छप्पर है किसान के सर पे, टूटा है, लीक करता है। और मोदी जी क्या कह रहे हैं, देखो बेचारे का छप्पर लीक कर रहा है, टूट रहा है, ऐसा करो छप्पर हटा दो, इसको आकाश दिखाई देगा, चांद तारे दिखाई देंगे। हम कहते हैं ना, ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए, आप हमारा टूटा छप्पर हमें वापस कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून, जिसे मैं बंधुआ किसान कानून कहता हूँ। वो कानून कहता है कि किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकता है, बहुत अच्छी बात है भाई, किसान जाने कंपनी जाने, बस सरकार ने अपने आप को पूरी तरह बीच में से हटा लिया है। आज इस देश में खूब कॉन्ट्रैक्ट की खेती होती है, गन्ने की खेती क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की खेती ही तो है, लेकिन उसमें सरकार बीच में खड़ी रहती है। सरकार कहती है इतने रुपया दाम मिलेगा। गन्ने के किसान को दाम इसलिए नहीं मिलता कि वो कंपनियां दे रही हैं, फैक्ट्री देने में इंटरेस्टेड है, सरकार बीच में फंसी हुई है, खड़ी हुई है, इसलिए मिलता है। इस कॉन्ट्रैक्ट से सरकार बाहर हो जाएगी। सरकार बाहर हो जाएगी, एक कंपनी जिसके पास बड़े बड़े दिल्ली के ऑफिस, लीगल ऑफिस चलाने वाले वकील हैं, उनके सामने किसान क्या करेगा। आप किसान को छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ विशाल भाई, हम अपने इस पे फोन के ऊपर कहते हैं ना, व्हाट्सएप चलाते हैं, वो कहते हैं आई एक्सेप्ट कंडीशंस, क्या आप पढ़ते हैं उनके 25 पेज वाली कंडीशंस की क्या क्या है? हम कहते हैं आई एक्सेप्ट, चल यार आगे चल, फटाफट काम कर। यूट्यूब आई एक्सेप्ट, किसान भी कहता है आई एक्सेप्ट, बाद में पता लगता है पेज नंबर 17 के ऊपर क्या क्या कंडीशन लगी हुई थी। तो किसान इसमें फंसेगा, बंधुआ बनेगा, ये है। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 का एक्ट है, जो कहता था कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी स्टॉकिस्ट बहुत ज्यादा जमाखोरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं इसको कहता हूँ जमाखोरी छूट का। अब सरकार कह रही है कि नहीं, खुल के कीजिए, कोई चिंता नहीं, जमाखोरी कर लीजिए। और मजे की बात विशाल भाई ये है, मैं तो बाद में इसकी आलोचना करूंगा, 10 दिन पहले सरकार ने खुद ही अपने आप इस एक्ट को तोड़ दिया है। सरकार को जब लगा कि महंगाई बढ़ने वाली है और मोदी जी को राजनीतिक चिंता हुई कि यार महंगाई बढ़ेगी तो ये तो नैया डूब जाएगी, एकदम उन्होंने अपने ही एक्ट की संशोधन की कोई परवाह नहीं की और एकदम तुरंत वो सारी चीजें लगा दी, जिसका मतलब है मोदी जी ने खुद ही मान लिया है कि इस देश में अगर ये एक्ट नहीं रहेगा तो महंगाई बढ़ेगी। यही हम पहले से कह रहे थे कि महंगाई बढ़ाने वाला है तो कानून। ये 3 कानून है। इसलिए आपने पूछा रास्ता क्या है, मेरे विचार से रास्ता बड़ा सीधा है। ये चीज कोई किसानों ने ना मांगी थी कभी भी, ना किसानों से राय की गई थी। स्वयं बीजेपी के किसान संगठन सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हमसे राय नहीं ली गई, किसी से राय नहीं ली गई। तो मैं जो आपको कह रहा था विशाल भाई, अगर मैं आपको कोई गिफ्ट देना चाहूँ, आपसे ना पूछूं, आपको मेरी जान पहचान नहीं, मैं जबरदस्ती आपके घर में गिफ्ट देना चाहूँ, 1-2 बार आप शालीनता से ना कर देंगे, तीसरी बार आप हाथ जोड़ के कहेंगे भैया बाहर जाओ, मत दो मेरे को। किसान ये कह रहा है और मैं समझता हूँ इसमें, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहना यही चाहिए विशाल जी, वैसे तो मैं बहुत अच्छी गिफ्ट दे रहा था, लेकिन चलिए मैं आपको कन्विंस नहीं करवा पाया, बाद में मिलेंगे, फिलहाल मैं वापस ले लेता हूँ। सरकार अगर इतनी शालीनता नहीं दिखा सकती, अगर सरकार का ये गुरूर और ये घमंड है कि नहीं नहीं दिया तो गिफ्ट मैंने, अब तो तुम्हें लेना पड़ेगा, अच्छा ऐसा करो मैं लाल पन्नी में नहीं हरी पन्नी में बांध के दे देता हूँ, अच्छा ऐसा करो मैं छोटा सा कोना इसका काट देता हूँ, तुम भी तो कुछ एडजस्ट करो। ये कोई मतलब है मैं आपसे जबरदस्ती गिफ्ट दूं और फिर आपको कहूं कि तुम भी एडजस्ट करो इसके बारे में? तो सरकार इसको वापस ले। और आज की तारीख में सच्चाई ये है कि बीजेपी खुद, इसके मंत्री सब तैयार हैं वापस लेने के, केवल और केवल प्रधानमंत्री का अहंकार अब आड़े आ रहा है। ये कानून सच बताऊं विशाल भाई तो मर चुके हैं, अब सिर्फ इसके डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करना है और प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करने से इनकार कर रहे हैं, बस यही एक अड़चन बची है। जब आप हम कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी है वो इस पे बदलने को तैयार नहीं है, तो विपक्षी पार्टियां जब सत्ता में, यूपीए कांग्रेस जब थी, तो तब भी इस तरह की बिल है वो उसकी तैयारी की गई थी, उसको लेकर बात हुई थी। तो वहां नैतिक ग्राउंड के ऊपर अन्य राजनीतिक दलों को भी आप किस रूप में, किस मुकाम पर खड़ा पाते हैं, खासतौर से आपकी किसानों की जो आप जो कह रहे हैं उन मांगों को लेकर? मैं तो खुल के कहता हूँ विशाल भाई कि ये कांग्रेस के जमाने में भी यही सब योजनाएं बन रही थी, कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई।
उस कांग्रेस की यूपीए सरकार में जनरली हिम्मत की कमी थी हर चीजों के अंदर, अच्छे बुरे हर काम के लिए हिम्मत उनमें नहीं, तो हिम्मत नहीं थी इसलिए लागू नहीं करवाया। मोदी जी में दुस्साहस है, उन्होंने लागू करवा दिया। नीति निर्देश दोनों के अलग अलग नहीं है, और ये बात हम तो खुल के कहते हैं। और सच बात ये विशाल जी, अगर इस देश के विपक्षी दलों ने अपना काम किया होता तो किसानों को सड़क पे आके बैठने की जरूरत ही क्यों पड़ती। आज इस देश में सच्चा विपक्ष जो है वो संसद में नहीं है, सड़क पे है। आंदोलन विपक्ष कर रहे हैं, पार्टियां नहीं, आंदोलन जो है बेचकर। इसीलिए प्रधानमंत्री को पार्टियों से चिंता नहीं है, उन्हें आंदोलन जीवियों से चिंता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सच्चा विपक्ष मेरा कहाँ है, वही इस देश में हो रहा है। तो विपक्षी पार्टियों की ज्यादा मैं चर्चा करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनमें से अधिकांश का कोई अलग पॉलिसी पर्सपेक्टिव है ही नहीं। जी, आप जब भी कुछ देर पहले राकेश टिकैत हैं, उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा गया मेरे द्वारा कि क्या आप राजनीति में आएंगे, क्या भारतीय किसान यूनियन है वो राजनीतिक पार्टी बनेगी। कि पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं बन रही, तो एक रास्ता है वो राजनीति की तरफ भी जाता है, जैसा कि आपने भी अन्ना हजारे और उस आंदोलन के अंदर है, वो एक आखिरकार उसकी परिणति रही कि एक राजनीतिक दल, और आप तो अपना स्वराज इंडिया है, वो राजनीतिक दल है, वो बना भी चुके हैं। तो क्या चुनाव के अंदर, अब मैं स्वराज इंडिया के जो संस्थापक हैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्या लगता है चुनावी राजनीति के अंदर ये मुद्दा बहुत प्रखर रूप से उठेगा और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा धुरी बनेगा आपके तमाम योजनाओं का? विशाल भाई, एक मोर्चे का धर्म होता है। संयुक्त किसान मोर्चा किसी एक संगठन का मोर्चा नहीं, इसमें सैकड़ों संगठन, वो संगठन जिनमें से कईयों की राजनीतिक विचारधारा है, एक नहीं 10-11 संगठन है। हमारा जैसे जय किसान आंदोलन है, और मैं स्वराज इंडिया में हूँ। इसी तरह से अखिल भारतीय किसान सभा है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टियों उसके सदस्य कम्युनिस्ट पार्टियों के भी सदस्य हैं। ऐसे 10-12 संगठन। इसलिए संयुक्त किसान अपनी अपनी राय एक जगह है। हमारे बीच ऐसे संगठन हैं जो कि नाम में अराजनैतिक लिखते हैं, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है, और हमारे बीच ऐसे संगठन हैं जो बिल्कुल घोर राजनीतिक विचारधारा रखने वाले संगठन। संयुक्त किसान मोर्चा उन सबका साझा मोर्चा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे की जो राय, सबकी बातचीत के बाद जो एलसीएम निकलेगा ना, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, जिसपे हर कोई सहमत है, वही मोर्चे की राय। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय का, आज मेरी राय है, मैं तो खुल के लिखता हूँ, हर हफ्ते लिखता हूँ और लिखता आया हूँ जीवन भर। मैं मानता हूँ कि राजनीति अपरिहार्य है। ये गहरे अर्थ में चुनावी राजनीति अपरिहार्य नहीं है, लेकिन राजनीति एक अपरिहार्य चीज है। एक सुंदर अर्थ में तो राजनीति को बहुत सुंदर चीज मानता हूँ। लेकिन मेरे बाकी सब साथी संयुक्त किसान मोर्चा में मेरी राय शेयर करें तो जरूरी नहीं है ना। तो हम मिलके वो फैसला करेंगे जो सबकी राय बनेगी। जैसे बंगाल में अंततः हमें फैसला लेना पड़ा, हमने कहा कि हम किसी के पक्ष में वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर ये लोग बीजेपी वाले ना संविधान की बात समझते, ना ये कानून की बात समझते, ना ये अर्थशास्त्र समझते, और ना ही ये लोग इंसानियत समझते, सिर्फ वोट चुनाव। बीजेपी वालों से आप 5 मिनट इंटरव्यू कर लीजिए दुनिया के किसी भी विषय पे, हिंदू मुसलमान और चुनाव की जीत, ये 2 बात जरूर बोलते हैं। तो हमने कहा अगर ये यही चीज समझते हैं तो चलिए इनको जाके थोड़ा चुनाव समझा देते हैं। वो हमने बंगाल के चुनाव में किया, एक इंजेक्शन तो दिया है, और मैं समझता हूँ मरीज की सेहत पे थोड़ा सा तो असर हुआ है, क्योंकि थोड़ा बीमारी हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री को अहंकार का रोग लग गया है, इंदिरा गांधी को भी एक जमाने में लग गया था। तो अहंकार के रोग का कुछ इलाज तो करना पड़ता है, इसलिए हमें मजबूर होकर एक छोटा सा इंजेक्शन बंगाल में लगाना पड़ा। अब अगर मरीज ठीक नहीं होगा तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी इंजेक्शन लगाना पड़े। लेकिन जो कुछ होगा वो संयुक्त मोर्चे की सम्मिलित राय से होगा, किसी एक व्यक्ति की राय से नहीं हो सकता। मेरी राय मेरी जेब में है, मेरी जेब में ही रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा सब बातचीत करके जो कॉमन डिसीजन है वही मानेगा। लेकिन ये तो अभी इसलिए क्योंकि अभी तुरंत चुनाव नहीं है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे तब एक विरोधाभास होगा कि योगेंद्र यादव है वो स्वराज इंडिया है उसकी नुमाइंदगी है वो प्रमुखता से करें, या किसान आंदोलन की करें, भारतीय किसान यूनियन के साथ आप जुड़ाव है उसकी नुमाइंदगी ज्यादा करें। तो ये द्वंद तो रहेगा आपके साथ। द्वंद ये तब होगा अगर दोनों की लाइन अलग अलग। अगर संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करे कि हमें इस दिशा में जाना है और स्वराज इंडिया कहे हमें दूसरी दिशा में जाना है, तब द्वंद होगा। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए आज की स्थिति में किसान आंदोलन सबसे बड़ा है।
और हम अपने बाकी तमाम हित को, अपनी तमाम इच्छाओं को, अपनी तमाम अगर महत्वाकांक्षा भी कोई है किसी व्यक्ति की, तो उसको दोयम दर्जे पे रखते हैं। और इस वक्त किसान आंदोलन की एकता और संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय सबसे ऊपर है, इसलिए कोई द्वंद्व होता ही नहीं। लेकिन अभी ये तो तब तक की बात है ना, जब तक सरकार है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, और जिस रूप में गतिरोध कायम है, बहुत जल्दी इसका कोई नतीजा अभी निकलता दिख नहीं रहा है जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी बातचीत उस रूप में हो रही हो, सरकार और उसके साथ में कोई सहमति का कोई पहलू दिखते हो, लेकिन अगर ये आंदोलन लंबा चला और बिल्कुल चुनाव आ गए तो फिर आप किससे मान मनवाएंगे? इसके बाद तो जनता के सामने जाना है। तो जनता के सामने भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक दल के रूप में जाएगा, स्वराज इंडिया जाएगा, या विपक्षी दलों के साथ में खड़े होंगे? होगा क्या? आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं सर, आप तो बता सकते हैं कि होने क्या वाला है। विशाल भाई, चुनाव होगा कि भविष्य में नहीं है, चुनाव तो हो चुके हैं 4। बंगाल में चुनाव हुआ, आसाम में चुनाव नहीं, हुआ। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं देश के चुनाव की बात भी कर रहा हूँ। कई संगठन ऐसे हैं जो बंगाल में सक्रिय हैं, हमारे संगठन आसाम में सक्रिय हैं, तमिलनाडु में सक्रिय हैं, और उस सब का हमने एक तोड़ निकाल लिया। हमने कहा केवल और केवल बीजेपी का विरोध हम करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसी के लिए वोट हम नहीं मांगेंगे। हमने बंगाल के लिए एक फॉर्मूला निकाला, बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला के लिए। आगे जब आएंगे चुनाव, मुझे पूरा विश्वास है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा एक राय से एक सूत्र निकालेगा और उसके सभी घटक उस सूत्र का पालन करेंगे। आज की तारीख में जो संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्र का, उसके आदेश का, निर्देश का पालन नहीं करेगा, वो बाहर खड़ा हो जाएगा, हाशिए पे खड़ा हो जाएगा। ये तो मान रहे हैं कि राजनीतिक दल की तरफ जाना, चुनावी राजनीति में जाना, ये भी एक विकल्प है किसानों के पास में, किसान यूनियन के सामने। अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, कारण बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे मैंने कहा, मेरी व्यक्तिगत राय का कोई महत्व नहीं। ये एक बहुत बड़ा, ये अलायंसेस का अलायंस है, तो ऐसे में कोई अपनी व्यक्तिगत राय रख देना वो प्रीमेच्योर होगा, और मुझे नहीं लगता कि उससे किसी का कोई फायदा होता है। लेकिन जिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव होंगे, वहां रूलिंग पार्टी का पोजीशन कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों का वो समर्थन ही होगा, आप कहें ना कहें। लेकिन अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देने का ऐलान करेंगे, तो आप ये तो कहेंगे ना कि इन पार्टी को दीजिए, इसको दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप उस राजनीति के उस फेर में तो आ ही गए, किसान आंदोलन के तमाम प्रतिनिधि। आप इसे हाइपोथेटिकल तरीके से देख रहे हैं, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। बंगाल में हम गए, बंगाल में हमने कहा बीजेपी को वोट मत दो। बीजेपी के खिलाफ तृणमूल भी थी, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस भी थी, बीजेपी के खिलाफ सीपीएम भी थी, और सीपीएम से जुड़ा हुआ किसान संगठन किसान सभा हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा है। हमने उनको कहा भैया सीपीएम के लिए वोट हम नहीं मांगेंगे ना, हम केवल इतनी बात कहेंगे कि बीजेपी का विरोध करो, वोट जिसे देना है वोटर की अपनी इच्छा है, उस पर करेंगे। तो हमने तो ये, जिसे आप भविष्य की अग्नि परीक्षा बता रहे हैं, ये परीक्षा तो हम पार कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे की क्या रणनीति है इस जंतर मंतर में का जो धरना है, इसके बाद किस रूप में देखते हैं इस आंदोलन को? और क्या कोई मोड़ ऐसा आएगा जहां पे सहमति का कोई रास्ता है वो बनता नजर आएगा, या ये एक अंतिम है, इस तरह से चलता ही रहेगा आंदोलन, जिसमें चुनाव होते रहेंगे, आप सबक सिखाते रहेंगे, और आखिरकार किसान जो है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अकाउंटेबल उन लोगों के लिए भी हैं जिन्होंने आपके प्रति समर्थन जताया है, जो आपके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी आखिरकार ये जवाब चाहिए कि आंदोलन का नतीजा क्या और कैसे निकले। अब विशाल भाई, ये तो जवाबदेही हर रोज हम देते हैं। हर रोज हम टोल प्लाजा पे जाते हैं, धरनों में बैठते हैं, गाँव पे जाते हैं, हर रोज ये सवाल पूछे जाते हैं, तो जवाबदेही तो है। और जैसे मैंने कहा, कल हमारा शामियाना दिल्ली में लगा हुआ है, लेकिन खूंटा गांव में है। अगर जिस दिन वो खूंटा उखड़ गया, तब इस शामियाने का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल हम जवाबदेह हैं। और आज की तारीख में हमसे, जब मैं गाँव में घूमता हूँ, कोई व्यक्ति नहीं कहता जी किसी भी तरह से खत्म कर लो, अब आपको छोड़ दो। और लोग कहते हैं जी आप चिंता मत करो, दिल्ली मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में कटाई का मौसम चल रहा है, ये है वो है, मगर किस दिन कॉल देनी हो ना यादव जी बता देना, हम 2 दिन के नोटिस पे पहुंच जाएंगे। आज की तारीख में, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, आप अपने पत्रकारों से चेक करवा लीजिए, कम से कम एक बड़ा इलाका, मैं नहीं कहूंगा कि ये स्थिति तमिलनाडु में है, मैं नहीं कहूंगा कि ये स्थिति मिजोरम में है, लेकिन देश के बहुत बड़े इलाके में आज भी ये स्थिति है। लोग ये नहीं चाहते किसान
कि किसी तरह से किसान कहते हैं जी अगली बार नहीं कर पाएंगे हम, ये एक बार ही कर लो, इस बार जो करना है एक बार पूरी तरह सेट करके आना। और उसने कहा जी ऐसा हिसाब कर देना कि अगले 20 साल तक टाइट रहे हैं। ये किसान के शब्द है, 20 साल के लिए टाइट करके आओ इनको, इस बार तो झेल लेंगे, चलो जितना 8 महीने झेले हैं कुछ और भी झेल लेंगे, लेकिन अच्छे से टाइट करके आना। इस वक्त ये मूड है वहां के किसान का। हमारी तरफ से पूरी तरह से हमने बार बार कहा है, हम बातचीत के लिए खुले, चाहे ये हम पे लाठी चार्ज करें, चाहे हम पे गालियां दें, चाहे कुछ भी करें। कल ही बीजेपी के एक एमपी ने हमारे को मवाली कह दिया, पता नहीं कैसी कैसी भाषा इन लोगों को आती है। हम सब भूलने को तैयार हैं, परसों अगर वो बुलाएं हम बैठने को तैयार हैं। हमें जो चाहिए हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है। ये कहना कि बात तो करेंगे लेकिन आप कानून रद्द करने की बात छोड़ दीजिए, इसका मतलब बात छोड़ दीजिए, फिर तो बात ही करने का कोई मतलब नहीं। सरकार बात करे, हम बिल्कुल तैयार हैं। कानूनों को वापस लेने की बात हमने कही है, किसान उस पर अडिग है। एमएसपी का जो सवाल है, एमएसपी पे कानून बनाना जो कि हमारी और इससे जुड़ी हुई दूसरी मांग है, एमएसपी पे कानून बनाने में हम पूरी तरह से उदार हैं। इसके 50 तरीके हो सकते हैं, हम बैठेंगे बात करेंगे, सरकार की कुछ बात सुनेंगे, सरकार की कोई मजबूरी है उसको देखेंगे, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको ये सवाल ये थोड़ा सरकार वालों से भी पूछना चाहिए। बार बार हमसे पूछा जाता है आंदोलन कितनी देर चलेगा, हम कहते हैं सरकार से पूछिए ना कितनी देर चलवाएगी, हमें तो कोई शौक नहीं है, दिल्ली को इंडिया गेट देखने थोड़े ही आए हैं। आज बात खत्म कर दें, आज बात मान लें, परसों तक हम अपने तंबू उठा लेंगे, वापस चले जाएंगे। शुक्रिया योगेन जी, वाकई आपसे किसान आंदोलन की तमाम जो बारीकियां समझी, किसान आंदोलन किस रूप में आगे उसकी क्या दिशा हो सकती है, उसकी झलक भी आपने यहाँ पर बताई अपनी बातों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत से बात करने के लिए योगेन जी, और इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। और सरकार से तो पूछा जाएगा ही जब मंत्री हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में और एक आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।